So, hello, good morning. This is Vimal Chunni right now at Rajendra Nagar, Patna at one Girls Battalion of NCC. So, आज की सुबह क्या है? आज की सुबह यह है कि 8 जून से 17 जून के बीच में एनसीसी की फर्स्ट बटालियन गर्ल्स का कैंप लगा हुआ है और आज आए हैं ब्रिगेडियर प्रदीप कुमार अपने कैडेट्स से मिलने के लिए। कैडेट्स जहां लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, गर्ल्स कैडेट्स भी हैं और बॉयज़ कैडेट भी हैं। और प्रदीप कुमार ने सबसे पहले देखा नुक्कड़ नाटक जो बाल मजदूर दिवस के अवसर पर लड़कियों द्वारा पेश किया गया। विभिन्न कॉलेज, पटना के विभिन्न कॉलेज की छात्राओं ने इस समूह को बनाया, इस ग्रुप को बनाया और बेहतरीन से बेहतरीन कलाकारी और एक मैसेज देने की कोशिश की बाल मजदूरी दिवस के अवसर पर नुक्कड़ नाटक के थ्रू। और फिर प्रदीप कुमार ने एड्रेस किया कैडेट्स को, युवा कैडेट्स जो देश का भविष्य बनने वाले हैं। उन्हें बताया फौज में, भारतीय फौज में कैसे शामिल हो, भारतीय फौज यानी इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में और इंडियन एयरफोर्स में कैसे शामिल हुआ जाए। भिन्न भिन्न अग्निवीर से लेकर एनडीए और सीडीएस तक की प्रतियोगिताओं में कैसे अपने आप को शामिल करें, कैसे बने एक अच्छा नागरिक और कैसे देशभक्ति और समाज सेवा आपके अंदर हो और कैसे छोटी सी छोटी चीज को भी आप अपने संस्कारों में शामिल करें और गर्व करें अपने इतिहास को, गर्व करें चाइना के अगेंस्ट मौर्य काल की सेना पे जिसने 65 में पाकिस्तान के सिकंदर की फौज को भारत में आने से पहले रोका था। और ये वही पाटलिपुत्रा की धरती है जहां मगध सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त और चाणक्य की धरती पे उन्होंने बताया कि भारतीय फौज अंग्रेजों के आने के बाद नहीं बनी, या भारतीय फौज इंडिया या भारत आजाद होने के समय नहीं बनी, बल्कि भारतीय फौज और फौजियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना हमारी संस्कृति है। 3000, 4000, 5000 साल के हमारे सेना, जो हमारी भारतीय सेना का जो कल्चर रहा है उसके बारे में बताया। उसने बताया कि जब आप जीत लेते हैं तभी आप शांति प्रदान कर सकते हैं। भारतीय फौज एक ऐसी फौज है जिसने एक देश बनाया, एक देश जीता और उसके बाद उस देश को आजाद किया। बांग्लादेश का उदाहरण उन्होंने दिया, कैसे उन्होंने उस जुल्म को से छुटकारा दिलाया, पाकिस्तानी फोर्सेस से कैसे उन्होंने छुटकारा दिलाया भारतीय फौजों ने, और वहां फिर उस पर कब्जा नहीं किया बल्कि उसे फ्री किया, उसे आजादी दिलाई। सो आइए सुनते हैं ब्रिगेडियर प्रदीप कुमार को जो बता रहे हैं एनसीसी कैडेट्स जिनके दिलो दिमाग पे फौज में आने का एक सपना होता है, कैसे वो सपना पूरा करें। सो मैं हूं विमल चुन्नी और आप देख रहे हैं बिहार व्यू। इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। धर्मेंद्र तुम अपना फोन आता ये हैंग कर रहा है। मैं सीमा सेठ जी के यहाँ झाड़ू पोछा करती हूँ। मैं पिंकी लोगों के घर घर जाकर बर्तन मांजती हूँ। मैं रामू फैक्ट्री में काम करता हूँ। अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। मैं मोहन सिग्नल पे भीख मांगता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपके साथ आपका मित्र अक्षत कुमार और अभी बज रहे हैं 10:30।
हाल फिलहाल में यूपीएससी के टॉपर्स की लिस्ट निकली है, सारे देश की निगाहें उस तरफ है, लेकिन हमारी पहली नजर है इन मासूम बच्चों की तरफ। कैमरामैन जूम, बच्चे आपका नाम? सीमा। आप क्या काम करती है? सेठ जी, क्या झाड़ू पोछा करती हूँ। बच्चे आपका नाम क्या हुआ? मोहन, और आपका काम? सिग्नल पे भीख मांगता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि देश में परचम लहरा रहे हैं, यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाएं पास कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों का क्या? इन बच्चों का क्या जिनका भविष्य अंधकार में है? हमारा प्रश्न है आप जैसे आम नागरिकों से, आप जैसे जिम्मेदार नागरिकों से, कि क्या इनके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती? इन्हीं कड़वे और तीखे सवालों के साथ हम आप सबको कल मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। मिलकर करते हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम, मिलकर करते हैं कुछ काम। अरे सजनिया, तुम आगे चलकर क्या बनना चाहती हो जीवन में? हम पढ़ लिख कर पायलट बनना चाहते हैं, एरोप्लेन उड़ाना चाहते हैं। अरे वाह, आज सुनते हो सजनिया के पापा? हाँ जी, सजनिया पायलट बनना चाहती है। बेटा तू तो पायलट बन गई, आज तुझे काम कर शेठ जी, सुनिए कि आपको झाड़ू पोछा के लिए कोई चाहिए कि शेठ जी? चाहिए तो थी, तेरी मालकिन को बड़ा काम हो जाता है। शेठ जी, मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ, माँ झाड़ू पोछा चौका बटन चकाचक करती है। अच्छा, कौन है वो? अब मेरी बेटी शेठ जी, मेरी बेटी। क्या उम्र है बच्चे तुम्हारी? 10 साल। 10 साल और नहीं तो क्या? गरीबी भी कौन सी उम्र देख करके आती है? हम गरीब है क्या? हमें भूख नहीं लगती? ज्ञान तो सारे दे देते हैं, करने वाले क्या करते हैं? क्या आप हमें 4 लोग की रोटी दीजिएगा? आप कुछ पैसे या जरूरत आने पे आप कुछ दीजिएगा? नहीं, कोई कुछ नहीं देता, सब केवल ज्ञान की बातें करते हैं। हम गरीब हैं, हमें भी अपना पेट और हमारा पेट भर सके। मालिक काम करेंगे मालिक। नहीं रामू, तू मुझसे पाप करवाएगा क्या? तुझे पता नहीं, 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे को काम पे रखना दंडनीय अपराध है। मालिक अभी तो इसकी उम्र 15 होने की है। जा इसका दाखिला सरकारी स्कूल में। जा मालिक। बंद करो बाल मजदूरी बंद करो, बंद करो बाल मजदूरी बंद करो। क्या है ये? ऐसा ही काम किया जाता है? साहब अच्छे से तो कर रहे हैं साहब। क्या मैं इसी काम के लिए तुम लोग को पगार देता हूँ? नहीं साहब, हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं साहब। अच्छे से काम करो। कैसा साहब है, टाइम पे पगार भी नहीं देता है, खाना भी क्या बोल रहे थे तुम लोग? कुछ नहीं कुछ साहब। नहीं, क्या बोल रहे थे? साहब माफ कर दो साहब। क्या बोल रहे थे तुम लोग? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। ये अत्याचार, शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो ये अत्याचार। चलो प्रीति, स्कूल चलते हैं। चलो। वैसे तुमने होमवर्क बना लिया? मैंने तो सारा होमवर्क बना लिया। आज तो पता है गेम्स के पीरियड से आज तो स्कूल में मजा ही आ जाएगा। आज तो बहुत मजा आएगा। चलो हम लोग वैसे कुछ खा भी लेंगे। भाई मेरे पीछे जूता देख कितना झकास लगी तो यार। और हमें सच में, और हमने क्या पट्टा लो, हमारी तो किस्मत ही खराब है। वही तो खाए तो पैसे नहीं, जूता कहाँ से खरीदो? छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, छोटी सी आशा। हमारे देश में एक और ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, और ये बच्चे इन सुख सुविधाओं से अपने भविष्य को एक सुंदर रूप दे रहे हैं और अपने माता पिता और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे देश में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कितनी मजबूरियों से अपने सपने को टूटते हुए देख रहे हैं। आखिर क्या है इन बच्चों की मजबूरी? गरीबी और नहीं तो क्या? गरीबी वह दीमक है जो कि हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला करता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने स्कीम्स नहीं बनाई या फिर कानूनी धाराएं नहीं लागू हुई, लेकिन उसके पश्चात आज भी हमारे समाज में ये कुरीति पनपती जा रही है और हम इसे देख रहे हैं। जरूरत है कि आज के जिम्मेदार नागरिक और ज्यादा जागरूक हो और इन बच्चों के भविष्य के लिए अपनी आवाज। ये हमारी कैंप चल रहा है, जिसके अंदर कैंप के जो
इधर इस बार का कैंप की महत्व ऐसा है कि इसमें सबसे ज़्यादा गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पटना ग्रुप के अंदर या एनसीसी के अंदर तकरीबन पिछले साल तक 33%, अभी इस साल से 40% गर्ल्स का वैकेंसी है। इस बार के कैंप में करीब 250 लड़कियां हैं। कैंप में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों बहुत जोश से, बहुत मेहनत से काम कर रही है। मैं बहुत खुश हूं उनके स्तर देखकर, और हम अपने आगे आने वाला गतिविधियों के लिए, जैसे कि थल सेना कैंप और रिपब्लिक डे कैंप और अलग अलग एनसीसी की एक्टिविटीज़ जैसे EBSB, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, एडवांस लीडरशिप कैंप, उन सब के लिए बच्चों की तैयारी करा रहे हैं। आज बाल श्रम दिवस है, बच्चों ने जो संदेश दिया है, संदेश के बारे में क्या कहेंगे सर? जैसे आप सबको पता है, चाइल्ड लेबर एक कानूनी जुर्म है, लेकिन फिर भी हमें सबको पता है कि हमारे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर बच्चों को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और जो बच्चों ने मैसेज दिया है बहुत एक अच्छा मैसेज है और एक बहुत अच्छा मैसेज है। ठीक है, यू विल एडिट समथिंग? सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये कितना स्कोप है एनसीसी की गर्ल्स को आगे चलकर अग्निवीर या किसी सेना में किसी तरह की बहाली के लिए? भारतीय फौज एनसीसी के बच्चों के लिए ग्रेस मार्क्स देता है जब एंट्रेंस एग्जाम के बाद। जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स है उनको ऑफिसर बन के कमीशन होने के लिए भी सुविधाएं होता है, उनके लिए भी वैकेंसीज है। उसके अलावा जो गर्ल्स जो इधर आया है, जितना मैंने अभी तक देखा है, वो बहुत सब मोटिवेटेड हैं और भारतीय फौज में काम करना चाहते हैं और अपने मेहनत से ही वो जा सकता है। कैसा लगा आपको नुक्कड़ नाटक? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। सब मुझे सुन सकता है? तो बॉयज को इधर कर दिया और गर्ल्स को उधर कर दिया। वाई? ओके, आई थॉट दिस कैंप वाज फॉर गर्ल्स। तो कोई बात नहीं, हम अभी ऐसे नहीं बात करेंगे। हम रोस्ट्रम के पीछे तो हम वैसे भी नहीं बात करते हैं। कितने लोगों ने पहले कैंप अटेंड कर रखा है? तो जितनों ने मेरे कैंप अटेंड किया है, मैं अलग अलग लेक्चरों में जो अच्छे लेक्चर में देता हूँ उसके अंदर आके सुना होगा। तो ये आप सबके लिए कोई नया चीज नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले जो कैडेट्स इधर आया है कैंप के लिए, मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं पूरा पटना एनसीसी ग्रुप की तरफ से। आप सब लोगों ने एनसीसी चुनकर बहुत अच्छा काम किया है और एनसीसी चुनने के बाद इधर कैंप में आके अपने ट्रेनिंग में हिस्सा लेने में बहुत अच्छा काम किया। आज एंटी चाइल्ड लेबर डे है, डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। आपके कैंप के कुछ बच्चों ने, अलग अलग कॉलेजों के बच्चों ने जाके नुक्कड़ नाटक दिखाया। उनके प्रदर्शन, उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और सब अपने थाली बजा के उनको मुबारक दीजिए। इस नुक्कड़ नाटक से उन्होंने हमें बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया है कि कोई बच्चों को या बालकों को कोई लेबर के लिए इस्तेमाल ना करे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत बच्चे ऐसे हैं, जब मैं इधर कुछ ट्रेनिंग करा रहा था, कुछ एसएसबी की कोचिंग करा रहा था, तब मैंने देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे आके इधर रैक पिकिंग कर रहे थे, वेस्ट उठा रहे थे, और उनको स्कूल जाने के लिए, उनको काम करने के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी। तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए एक अच्छा नागरिक होने से कि ऐसे बच्चों को हम चाइल्ड लेबर के लिए ना इस्तेमाल करें और उनको पढ़ाई के लिए और उनको उनकी परवरिश के लिए हम कोई अपने सोसाइटी की तरफ से एक अच्छा नागरिक होने की तरफ से उनको मदद करें। आप लोग सब लकी हैं। लकी क्यों है? लकी इसलिए है कि आपको स्कूल जाने का मौका मिल रहा है, आपको पढ़ाई मिल रहा है। आप लोग कुछ स्कूलों में है अभी
कुछ लोग कॉलेजों में है, जिनको इतना मेहनत और इतना सुविधाएं मिलता है भारत के अंदर या अलग अलग देशों के अंदर, एक जमाने में बहुत कम था, आजकल बढ़ते जा रहा है। तो एक बार फिर जितनों ने नुक्कड़ नाटक में हिस्सा लिया है उन सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक। अलग अलग जब लेक्चर में चलाता हूं, मैं लोगों को पूछता हूं कि एनसीसी का एम क्या है, एनसीसी का मकसद क्या है, ये अलग अलग चीजें मैं पूछता हूं। लेकिन अभी ये आपको सबको पता है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए दोहरा रहा हूं, एनसीसी का मकसद ये है कि आपको एक अच्छा नागरिक बनाना और आपको देश के अलग अलग प्रोफेशंस के लिए, अलग अलग जगह के लिए, लीडरशिप रोल के लिए तैयार करना, और साथ ही साथ फौज के अंदर नौकरी के लिए मोटिवेट करना। और ये एनसीसी का मकसद हो गया, क्योंकि मैंने बोला आप लोग ऐसे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन मिल रहा है, जिनके पास सुविधाएं हैं, जिनको पढ़ सकता है और जो आगे कुछ बन सकता है। सबसे पहला चीज ये है कि आप क्या कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या नौकरी कर रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये है या इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे कर रहे हो उस नौकरी को, या आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप बीएससी मैथ्स बीटेक, या कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप नौकरी कर रहे हैं, आप एक स्वीपर है, सफाई वाला है, आप ड्राइवर है, आप क्या बोलते हैं, कोई भी नौकरी हो, आप नर्स है, डॉक्टर है, ऑफिसर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है आपकी, आप उसको क्या पता है कि उसको ये अच्छा पेंटर है तो उसके अंदर मेहनत कीजिए। आप एक अच्छा एथलीट है, उसके लिए फोकस करना चाहिए। और आप देखेंगे कि आजकल की दुनिया ऐसा है कि आपको हर चीज में, कोई भी जगह पर आपको नौकरी कमाना है, अपने रोजी रोटी कमाने के लिए आपको कोई भी जगह पैसे मिलता है। आजकल वो ट्रेडिशनल नौकरी, और एक अच्छा नागरिक बनिए जिसको सिविक सेंस हो, जिसको दूसरों के प्रति भावना हो, जैसे इन्होंने नुक्कड़ नाटक अभी दिखाया है, उसके अंदर जो मैसेजेस है उसको समझने की सोशल कमिटमेंट हो, उस तरीके से बनने की कोशिश करें। लास्ट है ये, हर आदमी को, हर जगह में जो बोलता हूं ये, हर इंसान को, हर बच्चे को ये जरूरी है कि कुछ ख्वाब देखे। ख्वाब देखना बहुत जरूरी है। कोई सब ख्वाब देखते हैं? कोई ऐसे भी ख्वाब देखता है कि मैं स्पेस में गया हूं? कौन देखा है? स्पेस जाने के लिए, यानी कि अभी चंद्रयान, गगनयान जब जाऊंगा, मैं जाऊंगा साथ में, देखा है? देखा है। ओके, ख्वाब देखना बहुत जरूरी है। और लेकिन क्या है कि जब रात में जब ख्वाब देखता है, उस ख्वाब को हकीकत बनाना भी बहुत जरूरी है। उस हकीकत बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको प्लान बनाना पड़ेगा, और उस प्लान के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। ये सब हो गया। आप जो बच्चे ऐसे फौज में जाना है, सबसे पहले आपको ये चीज बताना मैं चाहता हूं, भारतीय फौज का जो इतिहास ये आज का नहीं है। लोग सब पूछेंगे, अब हम जब सब भारत को जब देखते हैं 1947 से देखता है, भारत 1947 से नहीं है, भारत सदियों से है। और सदियों से आपको अगर पता है तो भारत की जो वीरों ने बार बार, जब विदेशियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, हमारे पास आया था, उनके अगेंस्ट लड़ाई लड़े थे। अगर आपने सुना होगा कि एक राजा थे, किंग पोरस, कितनों ने सुना है? ये हिस्ट्री के जो स्टूडेंट है, इतिहास के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा। नहीं पता है तो पढ़ना चाहिए, भारत की इतिहास है। जो सिकंदर, किंग अलेक्जेंडर, वो आए थे कहां से? मैसेडोनिया से, ग्रीस से, और वो हर जगह से, ईरान, अफगानिस्तान, हर जगह से सबको कॉन्कर करके आया। जब भारत के किनारे पहुंचे तो उनको रोकना पड़ा, क्योंकि हमारी फौज की जो
हमारी जो राजा और हमारी जो फौज ने उनको रोक दिया। उसके बाद आप आगे देखते जाइए, अगर आप देखोगे तो आपने ये देखा होगा कि इधर ही इंडिया की, भारत की सबसे पहली जो डायनास्टी है वो बना था इधर, द मौर्य डायनास्टी, पाटलिपुत्रा में। उसके बाद जब राजा अशोका ने जो इधर एक युद्ध के बाद उन्होंने पीस अपनाया था, मतलब जब विक्टर होना है, मतलब अगर एक आदमी अगर विक्टरी लेना है, विक्टर लेकर पीस भी बनाना है, तो हम एक विक्टर होने के बाद ही पीस बन सकता है। अगर हम नीचे हैं तो हम पीस नहीं बोल सकता लोगों को। उसके बाद आप देखोगे समुद्रगुप्ता, उसके बाद राजेंद्र चोला, अलग अलग जगह, अलग अलग हमारी योद्धाओं ने अलग अलग जगह जाके इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वहां तक गए। दूसरा था 1940 के बाद में 45 तक। अगर आपने भारत के जो फौजों ने, भारतीय फौज ने दोनों जगह जाके युद्ध लड़ा था। जब भारत के जो फौज पहुंचे थे फ्रांस के अंदर, ना हमारे पास अंग्रेजों ने जो कोई कपड़ा दिया था ढंग से, कुछ नहीं दिया था, लेकिन हमारी फौज अगर नहीं पहुंचा होता तो शायद दुनिया की नक्शा ऐसे नहीं होता, दुनिया के नक्शे कोई अलग तरीके से होता। उसी तरीके से बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर आपने सुना हो कि दोनों साइड से इंडियन नेशनल आर्मी ने, दूसरे साइड से हमारे ही फौजी थे, और ब्रिटिश आर्मी के साथ में ब्रिटिश इंडियन आर्मी भी, बर्मा, अफ्रीका, यूरोप, हर जगह में लड़ाई लड़े थे। आजादी के बाद अलग अलग जगहों पर 59 में हमने चाइना के अगेंस्ट, उससे पहले गोवा लिबरेट किया हमने 1965 में पाकिस्तान के अगेंस्ट। 1971 की लड़ाई 93,000 सोल्जर्स ने हमने कैप्चर किया था, 93,000। और उसके अलावा हमने क्या किया, एक देश बनाया हमने। ऐसे एकमात्र फौज होगा जो दुनिया के अंदर जिसने एक देश बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया। बाकी हमने देश बिगाड़ा है, हमने देश बनाया है। उसके बाद 1984 में सियाचिन ग्लेशियर, 1999 में कारगिल। जो कारगिल की अगर चोटियां देखोगे आप, उधर चढ़ नहीं सकते, भारतीय फौज उसके ऊपर। लोगों ने जो देखा होगा पिक्चर, शेरशाह पिक्चर देखा है सबने? तो शेरशाह पिक्चर अगर आपने देखा होगा, उस पहाड़ों की, उसके अलावा 50-60 साल से टेररिज्म में, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन, हर जगह पर भारतीय फौज है। इसके अलावा भारतीय नागरिक को जब भी आवश्यकता पड़ता है, चाहे अभी यूक्रेन में जब बच्चे पढ़ रहे थे उनको लेके आने के लिए, या जब अभी सूडान में जब परेशानी हुए थे उधर जाने के लिए, या उसके बाद जब इराक में, कुवैत में जब युद्ध हुआ था कुछ साल पहले, उधर के बच्चों को लेके आने के लिए, जब सुनामी आता है, जब बाढ़ आता है, जब मणिपुर में जब परेशान प्रॉब्लम चल रहा है, हर जगह भारतीय फौज पहुंच जाता है। और जैसे मैं बोलता हूं, ओमनी प्रेजेंट है पूरी भारत के अंदर, सिर्फ भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर भी। इन सब युद्धों में सिर्फ हमने एक ही चीज देखा है, या इन सब ऑपरेशन से, कि जो हमारे जो नौजवान है फौज के अंदर 25 साल से नीचे, उनकी जो काम करने का जो तरीका, जो लेडीज भी, नौजवान मतलब के लेडीज भी शामिल है उसके अंदर, ओके, उनकी जो काम करने का तरीका बहुत खूब है। उनके अंदर जोश है, जज्बा है, सब कुछ है। और इसलिए आपने अगर देखोगे कि करीब 21 परमवीर चक्र विजेता है। इस परमवीर चक्र विजेताओं में 50% से ऊपर 25 साल से कम उम्र वाले है, 25 साल से कम उम्र वाले। पूरी जो अशोक चक्र है, जो पीस टाइम में सबसे हाईएस्ट कैलेंडरी होता है, उसके अंदर ज्यादातर 25 साल से नीचे वाले हैं। इसका मतलब यह है कि जो 18 साल से जो 25 साल के जो लोगों के अंदर खून, जोश, जज्बा सब कुछ ज्यादा है। इसको देखते हुए भारतीय फौज ने अलग अलग तीनों लोगों ने एक ऐसे प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर आप लोग 4 साल के लिए नौकरी कर सकते हैं। आजकल लेडीज भी कर सकता है, जेंट्स भी कर सकता है। इस स्कीम के बारे में मैं बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। इस स्कीम के अंदर आप लोगों को एप्लीकेशन देना होगा।
आपकी रिटन टेस्ट है, 10th क्लास की स्टैंडर्ड है। रिटन टेस्ट के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसके लिए बच्चों को जो एनसीसी किया है उनकी सर्टिफिकेट के हिसाब से ग्रेस मार्क मिलेंगे। चाहे आर्मी में अलग ग्रेस मार्क है, नेवी में अलग ग्रेस मार्क है और एयरफोर्स में अलग ग्रेस मार्क है। अगर आप joinindianarmy.nic.in, joinindiannavy.nic.in या ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स वाले साइटों में जाएंगे, आपका उसका पूरा डिटेल मिलेगा। नहीं होता आपको आर्मी के बारे में आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस आपको बताएंगे। जैसे फौज के अंदर ड्राइवर भी बनते हैं, रेडियो ऑपरेटर भी बनते हैं, कंप्यूटर भी चलाना सीखते हैं, बड़े बड़े तोपे जैसे बोफर्स जैसे तोपे भी चलाना सिखाता है, आपको टैंक चलाना सिखाता है, आपको मोटरसाइकिल चलाना सिखाता है। अलग अलग स्किल्स आपके डेवलप करेंगे और अगर इस स्कीम के अंदर तहत आप जाओगे तो आपको इसके लिए क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलेगा और कहेंगे कि ये सब क्या है, ये सब बहुत कम है। ये कम नहीं है। आप अगर देख लो कोई इधर से जो नौकरी लगा है पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से, एनआईटी से, आईआईटी से, उन सबसे पूछो तनख्वाह क्या मिल रहा है, वो बोलेंगे कि हमें 10 लाख मिल रहा है, 12 लाख मिल रहा है, 14 लाख मिल रहा है, ओके, या 5 लाख मिल रहा है, 6 लाख मिल रहा है। ये भी बता सकता हूं कि भारत के अंदर बाकी जगहों में इतने तनख्वाह नहीं मिल रहा है। आप ये सब देखेगा, उनका खर्चा भी होता है, ना उनको मकान मिलता है, ना उनको खाना मिलता है, ना उनको कुछ मिलता है। और आजकल के जमाने में लोग बोलते हैं कोई वर्ल्ड की स्टडी है, कोई आदमी एक नौकरी में नहीं टिकता है, लोग नौकरी बदली करते करते जाता है। और आपको एक ऐसा सुनहरी मौका मिल रहा है जिसके अंदर से आप इसमें जाओगे तो आपको 4 साल के बाद वापस आके आपको एक सेवा निधि मिलेगा, जिसके अंदर से कुछ आपके पैसे कुछ सरकार डालेंगे। ऑफिशियल पैकेज है 12 लाख के करीब। अगर अच्छा सेव करने वाला होगा, लोगों को घर के अंदर ज्यादा ये नहीं होगा, मुझे कोई शक नहीं है कि 15 से 20 लाख लेके वापस आ सकता है। और मुझे ये बताइए कि क्या बोलता है कि 23 साल या 24 साल या 25 साल के उम्र में जिस आदमी या लेडी के पास में भारत के अंदर इतने पैसे होगा, किसी का अगर क्या बोलता है फैमिली बहुत अच्छे है, किसके पिताजी बहुत अच्छे है, उसके पास हो सकता है, लेकिन वो भी उसका पैसे नहीं है, वो भी उसके पिताजी का पैसे या उसका परिवार का पैसे, ये अपने पैसे है। ये वापस आने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, आप इसको आगे पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए, या कुछ भी नहीं है तो आपको जाना है घूमने के लिए विदेश, जाओ। जैसे मैं बोलता हूं कर लो दुनिया मुट्ठी में। यह है अग्निवीर स्कीम का फायदा है। अब मैं आता हूं जो सब लोग सुनना चाहता है, किस तरीके से भारतीय फौज में ऑफिसर बन सकता है। भारतीय फौज में ऑफिसर बनने का स्कीम अलग अलग है, बहुत ज्यादा स्कीम है, लेकिन 2 बेसिक तरीके होता है। एक तो है +2 के बाद में, एक है ग्रेजुएशन के बाद। ये बहुत सिंपल होना चाहिए। +2 के बाद में एक है हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके अंदर आजकल गर्ल्स के लिए भी परमिटेड है। उसके बाद एक आर्मी के लिए एक टेक्निकल एंट्री स्कीम है, जो पीसीएम लेके पढ़ा है और जेई मेन अपीयर किया है, उसको टेक्निकल एंट्री स्कीम में जा सकता है। और उसके अलावा ये हो गया +2 के। नेवी के अंदर नेवल इंजीनियरिंग के लिए सेम जेई मेन अपीयर किया, आपको नेवल इंजीनियरिंग के थ्रू भी जा सकता है। तो एंड एयरफोर्स में तो एक ही एंट्री और एनडीए के थ्रू। ये हो गया आपका +2 के बाद एंट्री सिस्टम। एक इम्तिहान है जो एनडीए जाने के लिए 12वीं क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस है और जनरल स्टडीज का सिलेबस है। आपको सिलेबस आपका joinindianarmy.nic.in में मिल सकता है, जिसके अंदर अलग अलग जगहों में अलग अलग वैकेंसी है। उसके अलावा आपके पास है टेक्निकल ग्रेजुएट स्कीम, जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स है। उसके अलावा आपके पास है एसएससी नॉन टेक्निकल शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल, जिसके अंदर आप लोग इम्तिहान लिख के, इसका सीडीएस और एसएससी नॉन टेक्निकल का एक ही एग्जाम है, लेकिन एक पेपर कम है एसएससी एनटी के लिए। और एसएससी टेक्निकल है, जिसके अंदर बच्चे जो इंजीनियरिंग किया है उनको जा सकता है, और अलग अलग जैग ब्रांच में जो एडवोकेट है उनको जा सकता है, पायलट बन के जा सकता है। ये अलग अलग ये है, इसके लिए अलग अलग इम्तिहान है।
आर्मी के लिए कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, एयरफोर्स के लिए एफकैट करके एक एग्जाम है, और नेवी के लिए आईनेट करके एक एग्जाम है। नेवी के एक ही प्रॉब्लम में, नेवी के में ज्यादातर वैकेंसी बीटेक ग्रेजुएट्स को है, जो तकरीबन इधर कोई है नहीं। इसके अलावा एनसीसी के जो ग्रेजुएट्स है, जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स है, एक एसएससी एनटी एनसीसी वैकेंसी भी है, 50 वैकेंसी है, इसके लिए भी वैकेंसी है, इसमें भी आप जा सकता है। एक इम्तिहान है, ये इम्तिहान सबके पास होने के बाद, जिसमें इम्तिहान नहीं है वो सिर्फ एसएससी एनसीसी में है। इम्तिहान के बाद में आप इंटरव्यू में जाता है, जिसका नाम है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जहां पर आपके लीडरशिप क्वालिटीज को चेक किया जाता है। लीडरशिप क्वालिटीज कुछ नहीं है, मैं जैसे बोलता हूं, हर आदमी तो में के अंदर कुछ ना कुछ गुणे हैं। कोई आदमी, हर आदमी के कुछ मात्रा में, किसी में कम है, कुछ मात्रा में किसी में ज्यादा है। और ये जो लीडरशिप क्वालिटी जो आता है, वो तकरीबन सारे जो चीज होता है अपने परवरिश से आता है, या ग्रूमिंग एंड गाइडेंस है। कुछ तो हमारे इनबॉर्न है, जैसे हमारा फिजिकल फिटनेस है, कुछ इनबॉर्न है, कुछ हम डेवलप कर सकता है। कुछ चीजें हैं इंटेलिजेंस, कुछ इनबॉर्न है, कुछ हम डेवलप कर सकता है। ये इंटरव्यू पहले दिन आपका होगा कि आपकी एक सिलेक्शन, क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसके अंदर आपकी बेसिक इंटेलिजेंस असेस किया जाएगा, और बेसिक साइकोलॉजी, एक पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद आपकी और इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ये चारों जब टेस्ट करने के बाद आपको सिलेक्शन दिया जाता है। और आप सब लोग पूछोगे कि ऑफिसर की सिलेक्शन सिस्टम इतना मुश्किल क्यों है? कोई भी और नौकरी या कोई भी और प्रोफेशन भारत के अंदर ऐसा नहीं है जिसके अंदर इतना टफ सिलेक्शन सिस्टम है। ये इतना टफ कैसा है कि भारतीय फौज का जो ऑफिसर है, उसके पास दो चीजें दिया जाता है। एक है भारत माता की सुरक्षा, और कुछ से साल पहले मेरे 4 साल की ट्रेनिंग सब मिलकर करीब 40 साल 41 साल यूनिफॉर्म में हो गया। उसके अंदर मैं इतना ही बता सकता हूं कि फौज के नौकरी के और खूब नौकरी कोई और हो ही नहीं सकता। मेरा लेक्चर समाप्त होता है, बहुत गर्मी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा कट शॉर्ट करके किया है। और मेरे तरफ से बहुत आप सब लोगों को दोबारा एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई शक है, कोई भी चीज है, मैं उसको आंसर करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू।